वर्ष 1975 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था दीवार, और उस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, आज खुश तो बहुत होगे तुम। हमारे देश में भी एक वर्ग ऐसा है जो आज खुश तो बहुत होगा, क्योंकि उसने हमारे देश की राजनीति को बैलगाड़ी के युग में धकेलने की कोशिश की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 418 दिनों के बाद देश की संसद द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया, और बहुत सारे लोग इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे किसानों की जीत कह रहे हैं, विपक्षी दल इसे अपनी जीत मान रहे हैं, खालिस्तानी इसे अपनी जीत कह रहे हैं, और देश का टुकड़े टुकड़े गैंग भी आज तालियां बजा रहा है। तो आखिर ये किसकी जीत है और किसकी हार? हम ये भी जानते हैं कि आज पूरा देश जी न्यूज देख रहा है, क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि हमारी इतनी जबरदस्त कवरेज के बाद हम आज इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण कैसे करेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज पूरे देश को जी न्यूज ही देखना चाहिए, क्योंकि यहीं पर आपको सही विश्लेषण मिलेगा और यहीं पर आपको सच जानने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि कृषि कानून वापस होने से खालिस्तानियों को क्लीन चिट मिल गई है, टुकड़े टुकड़े गैंग को क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कृषि कानून वापस लिए जाने के बावजूद कैसे खालिस्तानी इस आंदोलन में शामिल थे और कैसे आंदोलनकारियों की ये दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि ये आंदोलनकारी आज खुश हो जाएंगे, अगर आप ये समझते हैं कि कृषि कानून वापस होने से ये तमाम लोग सड़कें छोड़कर वापस अपने अपने घर चले जाएंगे, तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि इनका मकसद असल में कुछ और था। इनका मकसद तो था भारत को तोड़ने का, और जब तक वो इस मकसद को हासिल नहीं करेंगे तब तक वो कृषि कानूनों के वापस होने के बाद भी अपने घर नहीं लौटेंगे। लेकिन अब आज के बाद से ये गेम बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो हम आपको आज बताएंगे। इसे समझने के लिए आज सबसे पहले आप 40 वर्ष पुरानी ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर वर्ष 1981 की है, जब भारत के पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल को एक बैलगाड़ी पर रखकर ले जाया गया था। 40 वर्षों में हमारा देश चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंच गया है, लेकिन देश की राजनीति को आज एक बार फिर से बैलगाड़ी के इसी युग में धकेलने की कोशिश की गई है, और इसी के साथ कृषि सुधार की आज ये हार हुई है। क्योंकि ये सिर्फ कानून नहीं थे, बल्कि आर्थिक सुधारों वाली राजनीति की मिसाल थे। लेकिन जिस देश की पूरी राजनीति हमेशा से गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जाति पाति और धर्म पर आधारित हो, उसे समृद्धि वाली राजनीति भला कैसे पच सकती है? हमारा देश कृषि सुधारों और आर्थिक सुधारों को स्वीकार कर ही नहीं पाता। आपको याद होगा 1991 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। आज हम भारत की आर्थिक प्रगति पर बहुत गर्व करते हैं, लेकिन तब भी देश का एक वर्ग ऐसा था जो इस फैसले को पचा नहीं पाया था। और आप याद कीजिए, इतना बड़ा कदम उठाने के बाद भी 1996 के चुनाव में जब नरसिम्हा राव हार गए थे तो उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा, और इस देश की जनता ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया। आज भी स्थिति बदली नहीं है। कहने को तो हम बुलेट ट्रेन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के युग में पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी राजनीति आज भी बैलगाड़ी पर ही चल रही है, जो समृद्धि के पहियों पर नहीं चलती, बल्कि गरीबी के चाबुक से उसे हाँकने की कोशिश एक बार फिर से हो रही है। यह गरीबों पर आधारित राजनीति है, गरीबी की राजनीति है, और हमारे देश का जो विपक्षी दल हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हमारे देश के किसान समृद्ध हों, वो भी पैसा कमाने लगें, क्योंकि उनकी राजनीति का पूरा बिजनेस मॉडल ही गरीबी पर चलता है। आपको इसी साल 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा की तस्वीरें तो याद होंगी। अगर याद नहीं है तो एक बार फिर से देख लीजिए। तो सच्चाई यह है कि ये तमाम लोग जिनकी तस्वीरें आज आप देख रहे हैं, जिन्होंने अराजकता फैलाई थी 26 जनवरी पर, जो लाल किले पर चढ़ गए थे उस दिन, अपना झंडा लहरा लिया था, आज ये सारे लोग बहुत खुश हैं। आज ये सब लोग सोच रहे हैं कि ये जीत गए और भारत हार गया।
आज ये सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इस तरह की अराजकता फैलाकर इस देश को झुकाया जा सकता है और संसद में पास किया हुआ बिल भी वापस लिया जा सकता है अगर इस तरह की हरकतें की जाएं तो। इसलिए ये लोग खुश हैं और ये आज के दिन को अपनी बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम इन सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये जीते नहीं हैं, ये हारे हैं और हमेशा हारते ही रहेंगे, और कैसे अब इन्हें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 1 साल 1 महीना और 23 दिनों के बाद अपने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। ये कानून 27 सितंबर 2020 को लागू हुए थे और इसके तहत कृषि क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े आर्थिक सुधार किए गए थे। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से आज प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया कि सरकार 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इन कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर देगी। यानी अब से कुछ दिन के बाद ये कानून भारत का इतिहास बन जाएंगे और ये इतिहास भारत को कहां लेकर जाएगा, आज यही समझने का दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बड़ी बातें कही। पहली ये कि वो देश के लोगों से क्षमा मांगते हैं, सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहते हैं कि उनकी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य वो कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इन कृषि कानूनों का विरोध किसानों का एक वर्ग ही कर रहा था, लेकिन सरकार के लिए यह वर्ग भी महत्वपूर्ण था। इसलिए कृषि कानूनों के जिन प्रावधानों को लेकर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें अब बदलने के लिए तैयार है और इन कानूनों को 2 साल तक होल्ड पर रखने का भी प्रस्ताव सरकार ने दिया था। उन कानूनों को बदलाव करने के लिए सरकार तैयार थी, लेकिन किसानों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ये 2 बातें आप सुनिए और फिर हम आपको ये बताएंगे कि आज उनका अहंकार टूटा है या उन्होंने विनम्रता और बड़ा दिल दिखाते हुए ये फैसला लिया है। ये बातें आप सुनिए और आज पूरे देश को ये फैसला करना होगा कि इन बातों में आपको टूटता हुआ अहंकार दिख रहा है या इन बातों में आपको विनम्रता दिख रही है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था,
सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। तो उनके जो आज का देश के नाम संदेश था, उसकी कुछ प्रमुख बातें हमने यहां निकाली उनके भाषण में से, और वो आपको हमने बताने की कोशिश की। अब आपको यह तय करना है कि यहां पर आपको टूटता हुआ अहंकार दिख रहा है या विनम्रता दिख रही है। यहां पर आपको आंदोलनकारियों की जीत दिख रही है, यहां पर आपको कुछ मुट्ठी भर किसानों की जीत दिख रही है, और देश के बाकी किसानों की हार दिख रही है, जो चाहते थे कि कृषि के क्षेत्र में आर्थिक सुधार होने चाहिए। इन कानूनों के रद्द होने से अब 3 बातें होंगी। पहली बात यह कि मौजूदा मंडी व्यवस्था में अब कोई बदलाव नहीं होगा, यानी मंडियां वैसे ही चलती रहेंगी, बिचौलिए भी किसानों से पैसा कमाते रहेंगे, और किसानों के साथ मनमानी की दशकों पुरानी व्यवस्था का भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए आज बिचौलिए तो वाकई में बहुत खुश होंगे। दूसरी बात, भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था पहले की तरह ही जटिल बनी रहेगी। इसलिए अगर आप सोचते थे, जो बाकी के जो किसान थे, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उनकी आमदनी बढ़ जाएगी, तो अब उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। और तीसरा ये कि खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल, दालें, प्याज, आलू और अनाज को आवश्यक वस्तु की सूची में ही रखा जाएगा, यानी जमाखोरी पर प्रतिबंध जारी रहेगा। जब इन वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन होता है तो ये चीजें सरकारी गोदामों में रखे रखे सड़ जाती हैं और इन्हें खरीदार नहीं मिलते, और सरकार ने यही सोचकर इनसे प्रतिबंध हटाया था। लेकिन यह व्यवस्था अब पहले की तरह ही जारी रहेगी, यानी हमारा देश अब कृषि कानूनों से जो पहले का युग था, वापस उसी में चला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जब ये कानून लेकर आए थे, तब उन्हें बहुत अहंकारी बताया गया था, और इसके लिए उनकी बहुत ट्रोलिंग हुई थी, आलोचना हुई थी। और अब जब उन्होंने इन कानूनों को वापस ले लिया है, तब भी यही कहा जा रहा है कि उनका अहंकार टूट गया है, और आज भी उनकी ट्रोलिंग हो रही है। तो आज सवाल यही है कि आपको क्या लगता है? आप ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का अहंकार टूटा है, या ये कहेंगे कि ये उनकी विनम्रता है? आप इसे लोकतंत्र की जीत कहेंगे, या आप ये कहेंगे कि लोकतंत्र आज असहाय हो गया और लोकतंत्र आज हार गया? किसी भी देश में जहां इंक्लूसिव यानी समावेश वाली सरकार होती है और लोकतंत्र होता है, वहां विनम्रता की बहुत जरूरत होती है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इन कानूनों को वापस लेकर आज पूरे देश को यही विनम्रता दिखाई है। आपने यह भी देखा होगा कि बड़े बड़े नेताओं का अहंकार भी बहुत बड़ा होता है। अंग्रेजी में इसे ईगो कहते हैं। वो ये कहते हैं कि एक बार जब मैंने फैसला ले लिया और संसद भी मेरे साथ है, तो फिर मुझे किस बात की चिंता। आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी के पास इस समय 2/3 बहुमत है। अहंकार हो सकता है क्योंकि वो संसद में जो बिल चाहे उसे पास करा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज ऐसा नहीं किया। उन्होंने अहंकार को, अपने ईगो को दरकिनार करते हुए यह फैसला लिया और अपने ही द्वारा लाए गए इस कानून को वापस ले लिया। तो जो ईगो की जो बात थी और जो अहंकार की जो बात थी, कई बार अपने अहंकार और अपने ईगो को आप लोकतंत्र में आपको उसे भुलाना होता है, और जो देश के लिए सही होता है वो काम करना होता है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने यह फैसला लेकर एक तरीके से मैदान छोड़ दिया है। उनके अपने समर्थक आज बड़े निराश हैं, जो उन्हें लगातार समर्थन दे रहे थे, जो लगातार इन नए कानूनों के पक्ष में बात कर रहे थे, वो भी लोग कुछ हद तक आज निराश हुए हैं, और उन्हें ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री ने मैदान छोड़ दिया। अगर वो इस फैसले पर अड़े रहते और उनका फैसला जीत जाता, तो यह मजबूती की एक नई मिसाल बन जाता। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि ये तो 56 इंच वाला फैसला था। लेकिन सच ये है कि बहुत सारे युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें लड़ने में अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, और उनके लड़ने का कुछ मकसद भी नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, तो इसका बदला लेने के लिए जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया था। श्री कृष्ण हर बार उसे पराजित करते थे, लेकिन उसका वध कभी नहीं किया। जब इस बारे में श्री कृष्ण से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जरासंध अधर्मी है, और वो हर बार अपने साथ अधर्मियों की ही सेना लेकर आता है, और हम एक बार में बहुत सारे अधर्मियों को समाप्त कर देते हैं। यानी कई बार आप दुश्मन को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो आपसे दुश्मनी निभाकर भी
आप ही का काम आसान करता रहता है। दूसरी बात यह कि भगवान कृष्ण ने जरासंध से बार बार लड़ने की बजाय मथुरा को छोड़ने का फैसला किया और गुजरात में द्वारका नाम का एक नया और आधुनिक शहर बसा लिया। यानी श्री कृष्ण ने एक ऐसे युद्ध पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं की जिसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, बल्कि उन्होंने ये रण ही छोड़ दिया। इसलिए उन्हें रणछोड़ दास कहा गया। श्री कृष्ण ने इसी ऊर्जा का इस्तेमाल दूसरे शुभ कार्यों के लिए भी किया और अपने समय से आगे का एक शहर उन्होंने बसा लिया। यानी युद्ध में उन्होंने ना तो अपनी ऊर्जा बर्बाद की और ना ही अपना समय बर्बाद किया। इसी तरह जीवन हो या राजनीति, वहां भी व्यर्थ के युद्ध लड़ने की कई बार जरूरत नहीं होती, बल्कि ऊर्जा बचाना महत्वपूर्ण होता है ताकि आप बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें, और यहां भी ताकि आप बेहतर भारत का निर्माण कर सकें। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक का सार भी यही है कि जब शत्रु अपने ही लोग हों, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, जब शत्रु अपने ही लोग हों तो युद्ध धर्म संकट का रूप ले लेता है। लेकिन एक कुशल शासक वही है जो हर परिस्थिति का आकलन करता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपने फैसले लेता है। राजनीति भी लक्ष्य साधने का ही दूसरा नाम है। इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला कुछ बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही लिया है। इससे 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा जरूर होगा। आंदोलन में जिन किसान संगठनों और नेताओं की सबसे ज्यादा भागीदारी है, उनमें अधिकतर पश्चिमी यूपी के हैं, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाट समुदाय से आते हैं। अब यह कहा जा रहा है कि अगर कृषि कानून रहते हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान होता, क्योंकि इस क्षेत्र में कुल 26 जिले और 136 विधानसभा सीटें हैं और इनमें 29 सीटें ऐसी हैं जहां जाट समुदाय के वोटरों की संख्या 50,000 से 1.5 लाख है। 2017 के चुनाव में बीजेपी को यहां 109 सीटें मिली थी, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 80% सीटें बीजेपी ने जीती थी। और अब कृषि कानून के खत्म होने के बाद बीजेपी फिर से खुद को इन इलाकों में मजबूत कर सकती है। इसके अलावा पंजाब के किसान भी इस आंदोलन में बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे थे, इसलिए पंजाब के चुनाव पर भी इस फैसले का असर जरूर पड़ेगा। इसका दूसरा फायदा यह होगा कि कृषि कानून के नाम पर जिन किसान नेताओं ने अपनी अपनी दुकानें खोल ली थीं, अब वो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। किसान आंदोलन में जो देश विरोधी ताकतें थीं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग इस आंदोलन का फायदा उठा रहा था, अब उस पर भी ताला लग जाएगा और ये लोग अब बेरोजगार हो जाएंगे। विपक्षी दल भी कृषि कानूनों को चुनाव में अब मुद्दा नहीं बना पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों से यह बहुत बड़ा मुद्दा आज छीन लिया है। आंदोलन समाप्त होने से दिल्ली की सीमाओं पर सड़कें खुल जाएंगी, जिससे आम लोग बिना किसी परेशानी के कहीं भी अब आ जा सकेंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिन व्यापारियों को इस आंदोलन से हर दिन 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था, अब वो भी बंद हो जाएगा। और सबसे अहम, इससे दुनिया में भारत के लोकतंत्र को लेकर भी एक संदेश जरूर जाएगा। जो देश भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, उन्हें पता चलेगा कि भारत वाकई एक ऐसा लोकतंत्र है जहां कुछ लोग सड़कें बंद करके देश की संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को भी वापस करा सकते हैं। लोकतंत्र की इसे आप सुंदरता कह लीजिए या फिर लोकतंत्र कितना असहाय है ये कह लीजिए, और सरकार उनकी बात को मान भी लेती है। पश्चिमी देश जो खुद को लोकतंत्र का चैंपियन मानते हैं, वहां भी कानूनों को इस तरह वापस लेने की परंपरा नहीं है, लेकिन यह परंपरा आज से भारत में शुरू हो चुकी है। हम आपको आज ये भी बताएंगे कि यह परंपरा कैसे एक बहुत खतरनाक परंपरा बनेगी। आज जो फैसला हुआ है, ऐसा नहीं कि इसके फायदे ही फायदे होंगे, इसके नुकसान भी होंगे और ये नुकसान भारत को होंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.